So this question in the module says that X is a minor. Okay, he's studying in MCom and he has taken a loan of rupees 1 lakh from Mr. B. Why has he taken the loan? He's taken the loan for पेमेंट ऑफ कॉलेज फीस एंड फॉर परचेसिंग बुक्स. ठीक है, लोन कितने का लिया है? 1 लाख का लिया है. एंड असेट्स उसके पास कितने के हैं? 9 lakhs के हैं. उसने लोन किससे लिया है? ही हैज टेकन अ लोन फ्रॉम मिस्टर बी. ठीक है, अच्छा, उसने लोन कब लिया था? ऑन 1st of July 2019. और माइनर लोन को रीपे कब करेगा? ऑन 31st December. ये दोनों डेट्स दी गई हैं. ठीक है, नाउ इन द क्वेश्चन, इन द मॉड्यूल क्वेश्चन आगे क्या दिया हुआ है? On the due date, X fails to repay the loan. तो ये repay कब करने वाला है? On 31st December. And he, on this date, he fails to repay. Okay, he fails to repay. So question ये है, now B wants to recover the loan out of X's assets. Can he do so? ठीक है, तो question क्या है? Decide whether B will succeed. तो आंसर क्या आएगा हमारा? द आंसर इज यस, बी विल सक्सीड. क्यों? दो रीजंस है इसके. इसने लोन क्यों दिया था? फॉर पेमेंट ऑफ कॉलेज फीस, जिसको हम नेसेसरीज में क्लासिफाई करेंगे, जो हमने कल पॉइंट 1 पढ़ा था कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स का, राइट? सो दिस पर्पस विल बी क्लासिफाइड इन द वर्ड नेसेसरीज. ठीक है, ऑल्सो इसके पास असेट्स कितने के हैं? 9 lakhs के हैं. और इसने लोन कितने का लिया था? 1 lakh का. सो डोंट यू थिंक दिस इज इजीली रीपेबल, राइट? तो इसको रीपे करना ही पड़ेगा. और अगर ये नहीं करता है, इफ द माइनर डज नॉट रीपे, सो मिस्टर बी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट हिम. ओके, एंड ही कैन रिकवर द लोन अमाउंट फ्रॉम द assets which the minor possesses. Okay, so these are the facts of the case. Do not write the question because ये हमने कल question already book में लिख लिया है. ठीक है, if you want to write down these facts, I will just wait for a minute. You can quickly copy this down. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इज द पर्पस ऑफ टेकिंग द लोन. ठीक है, पर्पस यहाँ पर उन्होंने आपको ऑलरेडी बताया है, इज फॉर एजुकेशन, दैट इज पेमेंट ऑफ कॉलेज फीस. दैट इज द रीजन वी क्लासिफाई दिस इनटू नेसेसरीज. यहाँ पर डेट ऑफ टेकिंग लोन दिया है, डेट ऑफ रीपेमेंट भी दिया है, पर जो रीपेमेंट का डेट है उस दिन ही फेल्स टू रीपे. सो क्वेश्चन ये है, अगर ये रीपे नहीं करता है मिस्टर बी को, सो विल मिस्टर बी सक्सीड? द आंसर इज यस. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 3, दैट इज पॉइंट 1 and 2 हमारा ऑलरेडी हो चुका है. ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेशियस एक्ट्स. नाउ दिस वर्ड ग्रेशियस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन सोगा. The word gracious has come from the word gratitude. Correct? It has come from the word gratitude. Now, if I say gracious bailment क्या होता है? If you remember the example which I had given in Soga, ज्वेलरी वाला example मैंने आपको दिया था. So what did the example say? That I was going out of town, okay? और मेरे पास जो ज्वेलरी थी वो मैंने अपने नेबर को दे दी रखने के लिए, okay? So that the jewelry is in safe custody. Now, supposedly, if my neighbor does not charge, okay, if my neighbor does not charge, तो वो बेलमेंट कौन सा बेलमेंट बन जाएगा? ग्रेशियस बेलमेंट, राइट? क्योंकि वो मुझसे कुछ पैसे नहीं ले रही है. Supposedly, if she charges from me, वो मुझसे कुछ 5,000 या 2,000 लेती है, so that bailment will be non-gracious bailment. ठीक है? So similarly over here, what is the term used over here? Non-gracious bailment. Okay, now this point directly relates to the example which I had given you all yesterday, कि मैं आयुषा के घर पर जाती हूँ, ठीक है, and I have taken my painting जो मैंने खुद के लिए परचेस की थी. Now मैं वहां पर गलती से अगर भूल जाती हूँ पेंटिंग, so is आयुषा liable to return back the painting to me? तो आंसर क्या था? Yes. Why? Because वो पेंटिंग मैंने उसको गिफ्ट करने के लिए नहीं खरीदी थी. I had purchased the painting for my own personal use. So that
example directly relates to this point. Okay, now before we read this example, before we start reading the content, ये example पढ़ लो जो यहाँ पर दिया हुआ है, see whether you can relate. यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, he left the goods by mistake, और बाद में जाके मिस्टर बी स्टार्ट्स ट्रीटिंग द गुड्स एज हिज ओन. क्वेश्चन ये है, कैन ही डू सो, कैन ही स्टार्ट ट्रीटिंग द गुड्स एज हिज ओन? नो, राइट, बट स्टिल ही डज. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मिस्टर बी स्टार्ट्स ट्रीटिंग द गुड्स एज हिज ओन. हियर मिस्टर बी इज लायबल टू पे फॉर द गुड्स. तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि सपोजिटली, ये तो मैंने आपको पेंटिंग का एग्जांपल दिया, एक हमने एग्जांपल पकड़ लिया पेंटिंग का, एक मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रही हूं. सपोजिटली आई हैव बॉट अ फ्रूट बास्केट. ठीक है, मैं एक फ्रूट बास्केट मैंने खरीदा है. ओके, एंड आई टेक दिस बास्केट एट आयुषास प्लेस. ठीक है, और मैं वहां पर गलती से भूल जाती हूँ. ठीक है, मैं फ्रूट बास्केट मैंने किसके लिए खरीदा है, फॉर माई ओन यूज. मैंने आयुषा को गिफ्ट खरीदने करने के लिए नहीं खरीदा है. I have purchased this fruit basket for my own use, for my personal consumption. ठीक है, और अगर मैं गलती से by mistake अगर मैं उसके घर पर भूल जाती हूँ, and next day I give her a call and she tells me कि वो मैंने सारे fruits consume कर लिए, तो अब क्या, now what will I do? So now तो I cannot ask for fruits back. तो क्या कर लूंगी मैं, ये फ्रूट्स का जितना पैसा था, जितना पैसे देकर मैंने फ्रूट बास्केट खरीदा था, I will take from her. तो यहाँ पर लास्ट लाइन में क्या लिखा है एग्जाम्पल में, मिस्टर बी इज लाइबल टू पे फॉर द गुड्स. क्योंकि गुड्स तो ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है, तो अब क्या करोगे, उसके लिए आप पे कर दोगे. ठीक है, now read the introductory part of this point, section 70. When a person lawfully does anything for another person not intending to do so graciously. यहाँ पर important word क्या है, not intending. मैं पेंटिंग मैंने आयुषा को गिफ्ट करने के लिए खरीदी थी क्या, नहीं, तो यहाँ पर मेरा इंटेंशन था क्या, टू गिफ्ट हर, इसलिए वर्ड क्या यूज किया है, not intending to do so graciously, and such other person enjoys the benefit. अगर सपोजिटली आयुषा वो पेंटिंग अपने घर पर यूज कर लेती है, so can she do so? Can she enjoy at my cost? No, she can't. तो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर that other person enjoys the benefit, then the latter is bound to make compensation. अगर उसने fruits consume कर लिए तो वो क्या करेगी, अब वो मुझे उसके पैसे दे देगी. इसलिए यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज किया है, she is bound to make compensation. अगर उसने पेंटिंग को तोड़ दिया तो क्या करेगी, वो मुझे पैसे दे देगी अगेन. तो यहाँ पर मनी की जगह यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज किया है, शी विल गिव मी कॉम्पनसेशन. कॉम्पनसेशन को हाईलाइट करो, द लैटर इज बाउंड टू मेक कॉम्पनसेशन टू द फॉर्मर. फॉर्मर कौन, मैं, और लैटर कौन, आयुषा. ये भी लिख लो तो एग्जाम्पल भी याद रहेगा. इन रिस्पेक्ट ऑफ or to restore the thing so delivered. latter और former और word compensation, इन तीनों words को underline करो. the latter is bound मतलब आयुषा is bound to make compensation to me. former मतलब मैं, latter मतलब आयुषा. ओके, अब हमने जब ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया था, तो हमने ये फोर्थ पॉइंट में प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पढ़ा था क्या, इसमें हमने क्या पढ़ा था, वन शुड नॉट इनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अनदर. इसका कोई एग्जांपल दे सकता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में हमने क्या पढ़ा था, नो वन शुड इंजॉय हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अनदर. मतलब क्या इस चीज का, व्हाट डज दिस मीन, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या मतलब होता है इसका,
नहीं कर सकते हो। एनरिच का आपने यहाँ पर मतलब लिखा था, टू इंजॉय लिखा था क्या? ये मतलब क्या? कैन शी इंजॉय द पेंटिंग एट माई कॉस्ट? बस इसका मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। जब भी मैं वर्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यूज करूं, आपको ये डेफिनेशन मुझे बताना है। क्या बताओगे? नो वन कैन एंजॉय एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, दिस मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, बस एक यही का यहाँ पर भी एक रेफरेंस दिया हुआ है, देखो। सेक्शन 70 इज नॉट बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बट इम्बॉइज इक्विटेबल प्रिंसिपल्स। बस इतना हाईलाइट करो। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में लोग खुद से बैठ के कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए क्या दिया है? सेक्शन 70 इज नॉट बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्या कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स में? नहीं, बट इम्बॉइज इक्विटेबल प्रिंसिपल। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इक्विटेबल प्रिंसिपल? मैंने आपको जस्ट बताया, नो वन, लिख लो यहां पर चाहिए तो, नो वन कैन enjoy oblique enrich himself at the cost of another। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का क्या मतलब होता है? नो वन कैन enjoy oblique enrich himself at the cost of another। नो वन कैन एंजॉय oblique enrich himself at the cost of another। मतलब आयुषा पेंटिंग यूज नहीं कर सकती है, she has to, she is bound to return it back to me। डन? ओके, अब यहां पर ना आपको एक लाइन दी गई है, दिस वन, इट हैज नो एप्लीकेशन से लेके यहां तक मुझे कोई पढ़ के बताओ क्या मतलब होता है इसका। Who are the incompetent parties? Disqualified from court। ये तीन लोग होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? दे आर इनकम्पिटेंट पार्टीज। तो लाइन क्या दी हुई है? आई रीड आउट, इट हैज नो एप्लीकेशन। इट का मतलब क्या होता है? सेक्शन 70 की बात कर रहे हैं। व्हेन आई से द वर्ड इट मीन्स सेक्शन 70। ठीक है, इट हैज नो एप्लीकेशन टू द पीपल who are incompetent to contract and as such they are under no obligation, I will highlight this, they are under no obligation to compensate the other person for the benefit received। yes, tell me the meaning of this। संतोष आप बता सकते हो इसका मतलब? yes, take your time। It has no application, what does the word it mean? It means section 70। it has no application to the people who are incompetent to contract and as such they are under no obligation। no obligation को highlight करो, they are under no obligation to compensate the other person, they are under no obligation to compensate the other person। yes, tell me the meaning of this। क्या मतलब होता है इस लाइन का? आपका जो भी इंटरप्रिटेशन है वो बताओ। थोड़ा भी नहीं आ रहा है? अच्छा, इनकम्पिटेंट पार्टीज कौन? ये तो आपने लिख लिया, राइट, माइनर, अनसाउंड एंड डिस्क्वालिफाइड। ओके, इट का मतलब क्या हुआ? सेक्शन 70। ठीक है, सेक्शन 70 हमने क्या पढ़ा है? आयुषा वाला एग्जाम्पल कि मैं पेंटिंग भूल गई गलती से
एंड नेक्स्ट डे शी इज लाइबल टू रिटर्न इट बैक टू मी, उसको रिटर्न करना ही पड़ेगा मुझे। अच्छा, अगर वो पेंटिंग तोड़ देती है तो क्या करूंगी फिर मैं? उससे पैसे ले लूंगी जितने की पेंटिंग मैंने खरीदी थी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जो हमने सेक्शन 70 में पढ़ा है ना, ये इनकम्पिटेंट पीपल को एप्लीकेबल नहीं है। इनकम्पिटेंट पर्सन तो अभी आपको पता है कौन है, 3 लोग। ठीक है, तो जो भी हमने सेक्शन 70 में पढ़ा है ना, ये इनकम्पिटेंट पार्टीज को अप्लाई नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो यहाँ पर लिखा है, दे आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू कॉम्पेंसेट द अदर पर्सन। मतलब क्या? दे मतलब कौन? इनकम्पिटेंट पार्टीज, करेक्ट। सो दे आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू कॉम्पेंसेट द अदर पर्सन। हाँ, वो 3 लोग आएंगे दे के अंदर। ठीक है, नो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हुआ? नो ऑब्लिगेशन, अगर मैं आपको कहती हूं यू आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू अटेंड माई क्लास, मतलब क्या? नो ऑब्लिगेशन मतलब आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, राइट? यू आर अंडर नो फोर्स, नो प्रेशर, राइट? तो बस उसी की बात कर रहे हैं कि अगर अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं इसका, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक माइनर के घर पर अपनी पेंटिंग भूल जाती हूं, सो इज द माइनर लाइबल टू रिटर्न इट बैक टू मी? हाँ, नो। ठीक है, अब सुनो, यहां पर लिखा क्या है, दे आर अंडर नो ऑब्लिगेशन। अगर माइनर देना चाहता है मुझे अपनी पेंटिंग, तो क्या वो दे सकता है? यस। नो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या? ऐसा नहीं कि माइनर के घर पर भूल गए तो अभी खत्म बात। अगर वो देना चाहता है तो वो दे सकता है, बट अगर वो नहीं देना चाहता है तो आप उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते हो। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नो ऑब्लिगेशन। yes, if he wants to return it back to you, you can take it, but you can't pressurize him to return it back to you. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नो ऑब्लिगेशन। अब पढ़ो वो सेंटेंस, देखो समझ आ रहा है क्या? वापस एक्सप्लेन करूं? ओके, अभी मैंने आपको आयुषा वाला एग्जांपल तो याद होगा आपको कि मैं उसके घर पर पेंटिंग भूल गई। अच्छा, नाउ आयुषा इज ऑफ 20 years, सो दैट मीन्स शी इज अ मेजर, तो वो तो डेफिनेटली लाइबल है टू रिटर्न इट बैक टू मी। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोजिटली आयुषा की एज है 14 years, so now she becomes who? She becomes a minor, right? Now question ये है, is she liable to return it back to me? नो नहीं कहना है, कहना है शी इज अंडर नो ऑब्लिगेशन। मतलब क्या? अगर वो चाहती है मुझे पेंटिंग रिटर्न बैक करना तो वो कर सकती है, पर अगर वो कहती है कि नहीं मैं नहीं रिटर्न करूंगी, तो मैं उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकती हूँ। व्हाई? बिकॉज शी इज एन इनकम्पिटेंट पर्सन। अच्छा, यही अगर वो 20 years ऑफ एज है, तो क्या मैं उसके ऊपर प्रेशर डाल सकती हूँ? द आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज शी इज अ मेजर। बस इतना सा सिंपल सा इस 2 लाइन का इंटरप्रिटेशन है। समझा है सबको? फ्रॉम द कोर्ट मतलब दे आर इंसॉल्वेंट पीपल, लाइक क्राइम वगैरह जरूरी नहीं है करना। नाउ सपोज इफ आई डिक्लेयर माई सेल्फ टू बी एन इंसॉल्वेंट, तो मैंने अभी कोई क्राइम तो नहीं किया है ना। तो देयर आर मेनी, उसके अंदर भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, मर्डरर, क्रिमिनल, इंसॉल्वेंट, है ना, बहुत सारे, देयर आर मेनी एग्जांपल्स। हम्म, बिकॉज दे आर नॉट इनकम्पिटेंट पीपल ना, वो कॉन्ट्रैक्ट में आ ही नहीं सकते हैं, राइट? लूप होल्स तो है ना। डन? हैव यू ऑल अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दीज 2 लाइंस? इसको स्टार मार्क करके रखो। ये आपको ये 2 लाइंस के ऊपर भी सिर्फ केस आ सकता है फॉर 4 marks, सो एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम मेजरली ये पढ़ लेते हैं पूरा, एंड देन वी ट्राई टू स्किप ऑल दीज पॉइंट्स। ये जो लास्ट में दी होती है केसेस, इसमें से ही आते हैं।
डन। ओके, अब मैं एक एमसीक्यू लिख रही हूँ यहाँ पर, विच इज फ्रॉम योर मॉड्यूल। आई विल राइट द ऑप्शंस ऑल्सो, जस्ट टेल मी विच इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको ये नहीं पूछ रहे दैट शुड ही मेक द पेमेंट और नॉट, दे आर टेलिंग यू दैट ही शुड मेक द पेमेंट, बट व्हाट आर दे आस्किंग यू, he should make the payment under which type of quasi contract. So these are the three options. Read the three options carefully and then tell me the answer, A, B or C. सांगा. Shashank is saying option A. Ayusha is saying option C. And yeah, tell me your reason, Ayusha. According to the principle of equity, इसका reason क्या है? She is saying the reason is principle of equity, और हमने principle of equity में ये पढ़ा है that no one can enjoy at the cost of another. He paid for the food, वो क्वेश्चन नहीं है, पर वो क्या पूछ रहे हैं कि उसने पे तो किया, पर ये जो पेमेंट होगा वो किस में क्लासिफाई होगा? इंटरेस्टेड पर्सन में, नेसेसरीज में, या पर्सन हु इज एंजॉयिंग द बेनिफिट्स?
अंडर नॉन ग्रेशियस एक्ट। इंटरेस्टेड पर्सन तो नहीं होगा, ओके। सी पक्का, इट इज नॉट हिज फॉल्ट। मतलब यू नो दैट यू हैव नॉट ऑर्डर्ड द फूड येट यू आर कंज्यूमिंग इट, राइट, बिकॉज रॉन्ग डिलीवरी हुआ, मतलब आपने तो ऑर्डर नहीं किया ना, ईशान ने तो ऑर्डर नहीं किया था, डायरेक्टली यहाँ पर दिया हुआ है दैट डिलीवरी वाज रॉन्ग, ही एट द फूड एंड इमीडिएटली दैट टू। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि उसने पेमेंट कर दिया, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ही शुड मेक द पेमेंट, मतलब कहीं ना कहीं देखो पेमेंट इज देयर, ओके, पेमेंट ये नहीं पूछ रहे हैं कि वेदर ही शुड मेक द पेमेंट और नॉट। अगर ऐसा पूछते हैं वेदर ही शुड मेक द पेमेंट, तो आप तो आंसर ऐसे ही लिखोगे, व्हाई, बिकॉज ही कंज्यूम्ड इट, ठीक है। यहाँ पर दे आर सेइंग ही शुड मेक द पेमेंट बट अंडर व्हिच टाइप ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। क्लेम फॉर नेसेसरीज तो कोई नहीं बोल रहा है, तो इसको तो मैं हटा ही देती हूँ, क्योंकि नेसेसरीज में हम लोग ने माइनर, लुनाटिक, इंसेन, अनसाउंड लोगों के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, जहां पर असेट्स होते हैं और लोन होता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन में हमने किसके लिए पढ़ा है, क्या एग्जाम्पल था इसका, पेमेंट ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन का याद है क्या किसी को? टेनेंट पेड द रेंट, टेनेंट तो रेंट ही पे करेगा ना, व्हाट डिड ही पे, हाँ, रेंट तो उसको पे ही करना है ना। सो टेनेंट ने क्या पे किया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या सपोजिटली अगर ये तो टेनेंट और लैंडलॉर्ड का एग्जांपल है, अगर मैं एक बायर और सेलर का एग्जांपल लेती हूँ, तो हाउस टैक्स कौन पे करेगा पिछले महीनों का, सैलरी पे करेगा ना पिछले महीनों का, बिफोर परचेसिंग, तो सैलरी पे करेगा, सेलर इज ऑल्सो द ओनर ऑफ द हाउस, राइट। तो टेक्निकली किसको पे करना चाहिए था, ओनर को, बट फॉर द टाइम बिंग कौन पे करता है, बायर। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पिछले महीनों का कौन पे करना चाहिए था, लैंडलॉर्ड, बट फॉर द टाइम बिंग कौन पे करता है, टेनेंट। तो ये जो मैं बोल रही हूँ ना, हर एग्जाम्पल में फॉर द टाइम बिंग वो होता है इंटरेस्टेड पर्सन का एग्जाम्पल फॉर एवरी केस, फॉर द टाइम बिंग। तो अब बताओ ये किसका होगा फिर, ये एग्जाम्पल एक ही बचता है, दैट इज पॉइंट नंबर सी, ऑब्लिगेशन फॉर एंजॉइंग बेनिफिट्स, ठीक है। इंटरेस्टेड पर्सन का हमेशा एग्जाम्पल में यही आएगा दैट फॉर द टाइम बिंग ही पेज, और नेसेसरीज का तो हमने पढ़ लिया है, माइनर, इंसेन, लुनाटिक, तो बचता है ये वाला ऑब्लिगेशन। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है, ईशान शुड मेक द पेमेंट, मतलब उसका कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन अराइज हो जाता है, सिंपल सा कनेक्शन है, ठीक है। ओके, सो वी आर डन विथ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 4 को स्किप करो, कम टू द लास्ट पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट नंबर 5। मैम स्टार्ट कर लेगी क्या डॉट 11 o'clock, 11 बजे ब्रेक होगा। चलो we'll quickly read this point. Mistake, section 72, ठीक है। इसका अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, मुझे एक पेमेंट करना था, कितने का, 1000 का, ठीक है। मैंने बाय मिस्टेक एक्स्ट्रा पे कर दिया, कितना पे कर लिया, 1500। So is the person who has received payment from me, is he liable to return me extra 500? सी बात है ना, क्यों, क्योंकि मैंने मिस्टेक से एक्स्ट्रा कितना पे किया है, ये बस यही है, दैट इज इट, ठीक है। लेट्स रीड, अ पर्सन टू whom money has been paid by mistake और अंडर कोर्जन, कोर्जन को सिर्फ हाईलाइट करके रखो, ये हमको यूनिट 3 में पढ़ना है, आई विल नॉट स्पीक ऑफ कोर्जन फॉर नाउ, आपको सिर्फ बाय मिस्टेक पर हाईलाइट करना है। A person to whom money has been paid by mistake must repay or return it to the person who has paid it, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कितना पे किया था, 500, so the person is liable to repay me or return it back to me, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके देखो एग्जाम्पल, अ पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स अंडर मिस्टेकन बिलीफ और बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ लीज कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द म्युनिसिपल अथॉरिटीज। मतलब क्या, वही बात है, अगर मैंने म्युनिसिपल अथॉरिटीज को या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉट एवर इट इज अथॉरिटीज को, ये मुझे कुछ इनको म्युनिसिपल टैक्स पे करना था जो कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा पे कर लिया है, so are these authorities liable to return it back to me? yes of course, मुझे रिफंड मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है जब ऐसे नाउ आई हैव स्टार्टेड पेइंग माय रिटर्न्स वगैरह, ठीक है, तो कभी कभी क्या हो जाता है, लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, आई हैव पेड माय रिटर्न विद प्रॉपर अमाउंट, बट अगर कभी कभी कुछ आप एक्स्ट्रा पे कर लेते हो तो वहां से आपको रिफंड आ जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि अगर उनके तरफ से रिफंड आने में डिले हो जाता है, सो देन दे ऑल्सो पे यू इंटरेस्ट, ठीक है, सो दे आर लाइबल टू रिटर्न इट बैक टू यू। द अबव लॉ वाज अफर्म्ड इन अ सुप्रीम कोर्ट केस ऑफ सेल्स टैक्स ऑफिसर वर्सेस कन्हैया लाल, और यहाँ पर आपको साल दिया हुआ है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, नॉट नेसेसरी, ठीक है, सिर्फ आपको एक रेफरेंस दी गई है कि कौन से केस में ऑब्जर्व किया था कि उन्होंने म्युनिसिपल अथॉरिटीज को कुछ ज्यादा दे दिया था बिकॉज ऑफ बाय मिस्टेक और बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग, सो दोज अथॉरिटीज आर लाइबल टू रिटर्न इट बैक टू जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट था, ठीक है। ओके, अब ये वाला जो फिफ्थ पॉइंट है ना, मिस्टेक, ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर जो नीचे के 3 लाइन्स हैं, दैट इज सेक्शन 73 एंड दैट इज अ कॉमन पॉइंट फॉर ऑल द 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो एक वो वहां पर ना एक लाइन बना लो, नहीं तो फिर लगता है कि दैट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉइंट 5। okay, now read section 73 and tell me what do you interpret out of it. कभी यस यस यस, गलती आ गई ना, यहाँ पर वर्ड बाय मिस्टेक लिखा हुआ है ना, मिस्टेक इन बिलीफ और बाय मिस्टेक, करेक्ट करेक्ट, या विड्रॉ करके, फिर उस केस में क्या करोगे ना, यू हैव, बट देखो कहीं ना कहीं प्रूफ तो है ना, जर्नल एंट्री तो हुआ होगा ना कि तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा डाला गया था, तुमने ये डेट पर विड्रॉ किया, तो कहीं ना कहीं ही इज लाइबल टू रीपेड बैक टू द बैंक। और ये 10,000 बैंक के हिसाब से बहुत मिनिमलिस्टिक अमाउंट है ये 10,000। अभी जैसे हम लोग 10-20 रुपए 100 की बात करेंगे, उनके लिए 10,000 इज अ वेरी मिनिमल अमाउंट, तो अगर वो रिकवरेबल नहीं भी होता है तो वो सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। ये अगर लैक्स और करोड़ों की बात होती तो बात अलग होती। What does section 73 say? When obligation is created by a quasi contract and it is not discharged, the injured party is entitled to receive some compensation from the party in default. म्हणजे काय? परफेक्ट, एज इफ दे वर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप लास्ट लाइन पढ़ते हो, क्या लिखा है? एज इफ देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। मतलब क्या? आई विल जस्ट रिपीट द एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर आयुषा ने मुझे पेंटिंग रिटर्न बैक नहीं की, व्हाट विल आई डू? अगर वो मुझे पेंटिंग भी नहीं दे रही है और मुझे पैसे भी नहीं दे रही है, सो आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट हर, और ऐसा माना जाएगा एज इफ देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ ऑफ अस। एज इफ, यहाँ पर वर्ड एज इफ इंपॉर्टेंट है। हमने कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स के इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा है? दैट देयर इज नो रिटन अग्रीमेंट
नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ द पार्टीज। बट अगर वो मुझे पैसे भी नहीं दे रही है, पेंटिंग भी नहीं दे रही है, तो ऐसा माना जाएगा एज इफ दे हैड ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आई कैन फाइल अ केस अगेंस्ट हर। पहले मैं क्या कोशिश करूंगी कि मैं उससे पेंटिंग रिकवर करूं, अगर वो पेंटिंग नहीं देती है तो मैं उससे पैसे रिकवर करूं, अगर वो दोनों नहीं देती है देन आई विल अप्रोच द कोर्ट। ठीक है, और कोर्ट में ऐसा माना जाएगा एज इफ वी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर। ठीक है, have you understood both the sections 72 and 73? 73 is a general point for all the 5 points. ठीक है, अच्छा ये जो फोर्थ पॉइंट है ये हम कल डिस्कस कर लेंगे। जस्ट अ स्मॉल थिंग विच आई वांट यू ऑल टू राइट इट डाउन, सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, राइट डाउन, इसमें ही लिख लो नोट्स में अगर स्पेस होगा तो, नहीं तो फिर राइट इट इन योर नोटबुक। सिर्फ 2 पॉइंट्स है। Difference between contract and quasi contract. Can someone quickly tell me some differences? एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और एक quasi कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होगा? एक कॉन्ट्रैक्ट और एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और एक quasi कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? बोलो बोलो। Entering into a contract. Correct. ठीक है, हाँ तुम क्या बोल रहे थे? सेम पॉइंट कि कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज को पता होता है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं पता होता है, राइट? वो बाद में अराइज होता है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय क्रिएशन ऑफ लॉ। ठीक है, लिखो फर्स्ट पॉइंट। कॉन्ट्रैक्ट में लिखो क्रिएटेड बाय द कंसेंट ऑफ पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट में लिखो क्रिएटेड बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। और कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखो इम्पोज्ड बाय लॉ। इम्पोज्ड बाय लॉ। ठीक है, दिस इज पॉइंट 1। लास्ट पॉइंट लिखो पॉइंट नंबर 2। 2 ही पॉइंट्स है इसके। कॉन्ट्रैक्ट में लिखो द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट। द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट। What are the essentials of a valid contract? ये पढ़ा है क्या? Elements of, ये तो consideration है। What are the essentials of a valid contract? 2 parties, कंसिडरेशन होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट में क्या लिखा है? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट, और यहाँ पर सेम लिखो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर एब्सेंट। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर एब्सेंट। ठीक है, डन, दैट्स इट फॉर टुडे। एक छोटा सा एग्जांपल है, बस सुन लो, लिखना नहीं। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल दिया है जो अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, ये इंट्रोडक्शन पढ़ा है हमने, तो हमने ये यहाँ पर एक एग्जांपल पढ़ा था। तो मॉड्यूल में एक और एग्जांपल है, देखो। अ फ्रूट पार्सल इज डिलीवर्ड अंडर अ मिस्टेक टू आर हु कंज्यूम्स द फ्रूट्स थिंकिंग
them as a birthday present, R must return the parcel or pay for the fruits. Return कब करेगा? When they are not consumable. और अगर वो खा लेता है तो क्या करेगा? उसके पैसे दे देगा. ठीक है? आगे क्या लिखा है? Although there is no agreement between R and the owner, yet he is bound to pay back. This is a quasi contract. ठीक है? डन. कल पॉइंट 4 डिस्कस कर लेंगे एंड जो भी रिलेटेबल क्वेश्चंस होंगे वील राइट दोस. ठीक है.